अरे तो आ गए आप। कैसे हो? आई होप कि तुम सब बहुत बढ़िया हो गए और तुम्हारी पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। और आपको आपकी पढ़ाई में हेल्प करने के लिए वी आर बैक विद आवर न्यू लेक्चर ऑफ सीएमए फाउंडेशन पेपर नंबर 1 स्टडी नोट नंबर 5। और आज जो अपन टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है अपना इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आने वाला मोनोपोली मार्केट। तो बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके तो इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में अपन ने देखा था मार्केट क्या होता है और मार्केट को हमने किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था अपना कंपटीशन के बेसिस में, जिसमें मार्केट दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है अपना परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। जिसमें से परफेक्ट कंपटीशन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था, तो उसके बारे में आज कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। आज अपन चालू कर रहे हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो जैसा कि तुम सब सामने अपने स्क्रीन में देख सकते हो कि इम्परफेक्ट कंपटीशन जो है उसके भी वेरियस फॉर्म होते हैं। कौन कौन से फॉर्म? पहला है मोनोपोली, दूसरा ओलिगोपोली, तीसरा डुओपोली और चौथा है अपना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो टोटल 4 टाइप के इम्परफेक्ट कंपटीशन हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें आज का जो हमारा टारगेट है वो है मोनोपोली मार्केट पढ़ना। ठीक है, जितना भी टॉपिक मोनोपोली के बारे में है, जो सारी बातें रिलेवेंट है, सब के सब अपन आज ही के इसी लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आते हैं सीधा अपने टॉपिक पे। मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट मतलब, तो सबसे पहले वर्ड के ऊपर फोकस करते हैं। वर्ड क्या है अपना? मोनोपोली। ठीक है, मोनो मतलब क्या? मोनो मतलब सिंगल, एक। ठीक है, पोली मतलब क्या? तो पोली मतलब होता है सेलर। तो मोनोपोली मतलब क्या हो गया? मोनोपोली मतलब ऐसा मार्केट जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक सेलर हो। ठीक है, ऐसा मार्केट जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक सेलर हो, वो ऐसा कोई गुड्स और सर्विसेज दे रहा है जो मार्केट में कोई और दे ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही दे रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर गुड्स का या एक पर्टिकुलर सर्विस का। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोड्यूसर या एक सेलर है और बाकी जो परचेज करने वाले कस्टमर्स है, जो बायर्स है, वो बहुत सारे हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर यहाँ पे एक है और यहाँ पे जो खरीदने वाले हैं कस्टमर्स हैं वो बहुत सारे हैं। इसके पहले अपन ने परफेक्ट मार्केट देखा था, उसमें सेलर्स भी बहुत ज्यादा थे, बायर्स भी बहुत ज्यादा थे। बट यहाँ पे सेलर सिर्फ एक है और बायर्स यहाँ पे बहुत सारे होने वाले। कौन से मार्केट में? मोनोपोली मार्केट में। तो देखो, द वर्ड मोनोपोली इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स मोनो एंड पोली। मोनो मीन्स सिंगल एंड पोली मीन्स सेलर. Where there is only one seller or one producer, it is said to be a monopoly market. A single seller supplies the commodities to create the entire market, and the product supplied by the monopolist do not have close substitute. यानी इसके प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है। सब्सटीट्यूट यानी एक दूसरा अल्टरनेटिव। जैसे बचपन में अपन ने पढ़ा था टी का सब्सटीट्यूट कॉफी हो गया, यहाँ पे माजा नहीं मिल रही है तो फ्रूटी बना लिए भैया, मैगी नहीं है तो yippee बना लिए। तो ये क्या हो गया? ये सब्सटीट्यूट्स हो गए। बट मोनोपोली मार्केट में एक मोनोपोलिस्ट जो गुड्स या सर्विसेज देता है उसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है। देयर आर सम मेनी रिस्ट्रिक्शन फॉर other producers to enter into the market. As a result, monopoly has no competition in the market. मोनोपोली मतलब क्या? सिंगल सेलर, सिर्फ एक ही जन है जो गुड्स या सर्विसेज बना के बेच रहा है। ठीक है, उसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। सिर्फ एक ही पर्सन है तो उसका कोई कॉम्पिटिटर है क्या? नहीं। कॉम्पिटिशन किन के बीच में होता है? दो या दो से ज्यादा लोग के बीच में। बट मोनोपोली मार्केट मतलब सिर्फ सिंगल सेलर। तो जब सिंगल सेलर है तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन की तो कोई बात आती ही नहीं है। तो ये होता है अपना मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट मतलब सिंगल सेलर वाला मार्केट, जहां पे सेलर सिर्फ एक हो बट बायर्स यहाँ पे बहुत सारे हो। जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा है उसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है और कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। ये होता है अपना मोनोपोली मार्केट। बढ़ते हैं इसके फीचर्स की तरफ कि मोनोपोली मार्केट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट, सबसे पहला सिंगल फर्म यानी सिंगल प्रोड्यूसर होता है। दूसरा, उसके गुड्स या सर्विसेज का कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है। तीसरा, स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंटर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंटर मतलब एक मोनोपोली वाला जो गुड्स या सर्विसेज दे रहा है उसको कोई दूसरा आके यहाँ पे नहीं बना सकता, या कोई दूसरा सिमिलर काइंड ऑफ गुड्स या सर्विसेज नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंटर है। एंटर करने के लिए क्या बैरियर्स हैं? तो हो सकता है कि जो मोनोपोलिस्ट बना रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, जितना पैसा किसी के पास है नहीं, या लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हो, या पेटेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? रोकती है किसी भी बाकी और अदर फर्म्स को कि उस मोनोपोली को आके वो डिस्ट्रॉय कर सके। ठीक है, जैसे अगर हम मोनोपोली की बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल निकल के आता है इंडियन रेलवे का। रेलवे का कोई और सब्सटीट्यूट है नहीं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक रेलवे जो गवर्नमेंट के अंडर में आती है। ठीक है, अब अगर किसी ने सोचा है, कोई बड़ी फर्म सोचती है, कोई बड़ी कंपनी सोचती है कि हम भी खुद की रेलगाड़ी चलाते हैं, तो क्या वो कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, पूरे इंडिया में अपना रेल नेटवर्क बनाने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए और साथ ही साथ परमिशन भी मिलनी चाहिए। ठीक है, जो गवर्नमेंट से बिल्कुल भी मिलने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं एंट्री करने में बैरियर्स, यानी ऐसी चीजें जो किसी भी नई कंपनी को उस मार्केट में जाने से रोक रही है। वो कोई भी चीज हो सकती है। फोर्थ फीचर है फर्म एंड इंडस्ट्री आर द सेम। अब फर्म एक टर्म है, इंडस्ट्री दूसरा टर्म है। इंडस्ट्री एक लार्जर टर्म है, फर्म एक छोटा है जो इंडस्ट्री का पार्ट बनता है। जैसे अपन क्या बात करते हैं? बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो बॉलीवुड बोलने से वो बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है।
उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, जैसे करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, वो उसके अंदर आ गया। फिर अपना एक टी सीरीज भी मान लो बॉलीवुड के अंदर यहाँ पे काम कर रहा है, और भी वेरियस वेरियस अपने रोहित शेट्टी प्रोडक्शन है। तो ये सब क्या, रोहित शेट्टी प्रोडक्शन ये एक फर्म है, एक पार्ट है इंडस्ट्री का। धर्मा प्रोडक्शन एक फर्म है, एक पार्ट है उस इंडस्ट्री का। और सारे जितने भी प्रोडक्शन एक वर्ड में अगर बोलना है तो वो इंडस्ट्री के अंदर में आ रहे हैं। सारे फर्म्स को मिला दो तो क्या बनती है, इंडस्ट्री बनती है। और अगर इंडस्ट्री को छोटे 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 पार्ट में तोड़ दो तो क्या निकल के आती है, फर्म निकल के आती है। जैसे अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अपन बात करें तो ऑटोमोबाइल में हुंडई एक फर्म हो गई, मारुति सुजुकी एक फर्म हो गई, टाटा अपनी एक फर्म हो गई, ठीक है, बीएमडब्ल्यू एक फर्म हो गई। सभी को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है। सबको अलग अलग उनके अलग अलग नाम है अपनी अपनी फर्म्स के। तो मोनोपोली में यहाँ पे कोई भी दूसरा प्रोड्यूसर तो है नहीं, तो फर्म बोलो या इंडस्ट्री बोलो एक ही बात हो जाती है। यहाँ पे क्लियर हो गया इस पॉइंट का मतलब कि फर्म एंड इंडस्ट्री आर सेम। इसके पहले अपन को फर्म और इंडस्ट्री समझना पड़ेगा, जो अपन ने समझ लिया, क्योंकि मोनोपोली का कोई भी कंपटीशन नहीं होता है, कोई भी और दूसरा प्रोड्यूसर नहीं होता है, तो यहाँ पे फर्म और इंडस्ट्री दोनों एक ही है। अब रेलवे, इंडियन रेलवे को आप फर्म बोल लो या इंडियन रेलवे को पूरी की पूरी रेलवे इंडस्ट्री बोल लो, बात एक ही निकल के आएगी, ठीक है। आगे प्राइस मेकर, तो जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, मोनोपोली में जो प्रोड्यूसर है वही क्या है, प्राइस मेकर, यानी वो जो प्राइस डिसाइड करेगा वही सबको फॉलो करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कोई दूसरा कॉम्पिटिटर ही नहीं है। दूसरा कॉम्पिटिटर होता तो क्या करता, वो प्राइस को कम ज्यादा करने की पूरी कोशिश करता। बट क्योंकि मोनोपोली में कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं होता है, तो एक बार जो मोनोपोलिस्ट ने अपना प्राइस बोल दिया वो हो गया, वो पब्लिक को मानना पड़ेगा। मानना है मानो, नहीं मानना है सर्विसेज मत यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ एआर एंड एमआर कर्व। अब एआर और एमआर कर्व, एआर मतलब होता है अपना एवरेज रेवेन्यू कर्व, एमआर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। अब इनका नेचर कैसा है, बोथ आर स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये जो दोनों एआर या एमआर है, इनकी पोजीशन कैसी होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, वो भी कहां से, लेफ्ट से राइट में। क्यों, बिकॉज व्हेन अ सेलर वांट्स टू सेल मोर ऑफ आउटपुट ही मस्ट रिड्यूस द प्राइस, एंड व्हेन प्राइस इज डिक्रीज्ड बोथ एआर एंड एमआर आर डिक्लाइनिंग। क्या बोल रहे हैं कि अगर एक मोनोपोलिस्ट को अपनी सेल्स को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्राइस कम करना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, अगर प्राइस कम करेगा तो उसकी क्या होगी, रेवेन्यू कम होती जाएगी। और जहां रेवेन्यू कम हुई तो हमारा एवरेज रेवेन्यू हो या मार्जिनल रेवेन्यू, दोनों डाउनवर्ड होते जाएंगे, ठीक है। स्लोप इनका कैसे आते जाएगा, डाउनवर्ड होते जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब एक ही प्रोडक्ट का दो जनों से अलग अलग प्राइस लेना, ये क्या हो गया, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जैसे अगर एक एग्जांपल लूं, जैसे मेरे पास अगर दो स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, एक से मैं ज्यादा फीस चार्ज कर रहा हूं, दूसरे से कम फीस चार्ज कर रहा हूं, सर्विस वही दे रहा हूं, एक ही क्लास में दोनों एक ही बेंच के ऊपर बैठ के जो लेक्चर्स हैं उसको अटेंड करेंगे, बट एक जो है ज्यादा फीस दे रहा है, दूसरी क्या है, कम फीस दे रहा है। तो ये क्या हो गया, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्रोडक्ट वही है या सर्विस वही है, बट प्राइस क्या है, मैं अलग अलग पर्सन से अलग अलग चार्ज कर रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो कि बहुत ज्यादा होता है अपने मोनोपोली के मार्केट में। कैसे, जैसे एक रेलवे है, अब रेलवे का मेन मोटिव क्या है भैया, आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, बट रेलवे ने भी क्या किया है, अपने जो कोचेस हैं, जो कंपार्टमेंट है, उसको क्या है, अलग अलग डिवाइड किया है, एसी, जनरल, स्लीपर। अब एसी का प्राइस अलग रहता है, स्लीपर का प्राइस अलग है, जनरल का प्राइस अलग है। सारे एसी में भी जो लोग बैठे हैं, अगर उनको मुंबई से दिल्ली जाना है वो भी मुंबई से दिल्ली पहुंचेंगे, जनरल बोगी में जो बैठे हैं वो भी मुंबई से दिल्ली पहुंचेंगे, बट एसी वाले ज्यादा प्राइस पे कर रहे होंगे, ज्यादा फेयर दे रहे होंगे, वेरे जनरल वाले कम फेयर दे रहे होंगे। तो ये क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की सेम चीज से आप अलग अलग आप प्राइस चार्ज कर रहे हो अलग अलग लोगों के लिए, ठीक है। तो ये होता है अपना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, वेयर प्राइसेस आर नॉट यूनिफॉर्म। पढ़ते हैं नेक्स्ट है अपना पॉइंट नंबर 8, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो एक मोनोपोलिस्ट का एम ही यही होता है कि वो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रॉफिट अर्न करे, ठीक है। तो ये हो गए अपने फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया होगा तो वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके देख लेना। फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन खुला ही है, कमेंट करके अपना डाउट पूछ लेना। आगे अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली मार्केट की। एक मोनोपोली मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। तो प्राइस डिटरमाइन होने से पहले टेक्स्ट पढ़ लेते हैं एक बार, डायग्राम देखने से पहले। इन मोनोपोली मार्केट देयर इज अ सिंगल प्रोड्यूसर, ही कैन कंट्रोल आइदर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, बट ही कांट कंट्रोल बोथ एट द सेम टाइम। कि एक मोनोपोलिस्ट या तो अपने प्राइस पे कंट्रोल कर सकता है या अपने आउटपुट, अपने सेल्स के ऊपर कंट्रोल रख सकता है, बट दोनों ही चीजें सेम टाइम पे वो नहीं कर सकता। He can increase the price by decreasing the output, और he can sell more of output by decreasing the price, ठीक है। या तो वो ज्यादा बेच ले कम पैसे पे, या वो कम बनाए और ज्यादा पैसे पे बेचे, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मोनोपोलिस्ट, ठीक है। देख लिए अपन ऊपर फीचर में। अब देखते हैं कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। ये ग्राफ समझो, ग्राफ है कुछ नहीं है जो अपन ने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था वैसी ही लगभग सारी चीजें। यहाँ पे अपने को एक्स एक्सिस में क्या दिया है, आउटपुट, वाई एक्सिस में अपने को दिया है कॉस्ट, रेवेन्यू, प्राइस। ये एआर और एमआर की लाइन है, ये हो गई अपनी एमआर,
ये हो गया अपना AR। परफेक्ट कंपटीशन में जो ये ऐसे जाते थे, अपन ने अभी देखा है कि ऊपर मोनोपोली मार्केट में क्या होता है कि ये बोथ जो AR और MR है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो ये देखो ये दोनों यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग यहाँ पे बन गए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ एक बार। हाँ, नेक्स्ट है अपने पास MC कर्व और AC कर्व। ये देखो MC कर्व क्या है, नीचे से ऐसे कट करते हुए जा रही है किसको, MR को। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा। अपन ने पढ़ा था कि जब MC इज इक्वल टू MR हो जाए और MC कर्व MR को बिलो से कट करे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। वही सेम पॉइंट पे अपन देखें AC कर्व किधर जा रहा है, तो AC कर्व यही सेम पॉइंट पे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और ये हो गई अपना AR की लाइन। अब यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि जो AC है वो इधर नीचे है और जो AR है वो उसके ऊपर में है। ठीक है, एक बार फिर से मैं क्लीन कर लेता हूँ, देख लो तुम लोग भी अच्छे से। ये जो AR है ये देखो ये ऊपर है, AR कहाँ है, ऊपर है, और AC कहाँ है अपना, ये यहाँ पे नीचे में। तो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में ही समझा था कि अगर रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट कम है तो बट ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पे भी सेम, ये जो तुमको शेडेड पार्ट दिख रहा है ये क्या है, प्रॉफिट का पार्ट है। क्यों, क्योंकि इस पोजीशन पे जो हमारा रेवेन्यू है वो ज्यादा है और कॉस्ट हमारी कम है। तो बट ऑब्वियस सी बात क्या है कि मोनोपोलिस्ट को यहाँ पे भर भर के प्रॉफिट होने वाला है। क्लियर हो गई बात, कॉस्ट कम है रेवेन्यू ज्यादा है तो अपना प्रॉफिट ही होगा, इसका उल्टा हो जाएगा तो लॉस होगा। 5th 6th स्टैंडर्ड की बात है, कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंस की नहीं है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। यही चीज को यहाँ पे इक्वेशन से बताया है। एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, फिर यहाँ पे Q इंटू AR Q इंटू AC। सेम पूरा कॉपी पेस्ट है ये अपने परफेक्ट मार्केट का, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। OM इंटू OP बनेगा, ये OM हो गया, ये यहाँ पे OP हो गया। ठीक है, ये एक बड़ा बॉक्स यहाँ पे बनता है। इस बड़े बॉक्स में OM और OS, ये वाला एक छोटा वाला बॉक्स यहाँ पे अपन माइनस करेंगे तो जो ये बीच का एरिया बचेगा वो क्या है अपना, प्रॉफिट है PQRS। एकदम सिंपल। ठीक है, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब दूसरे कस्टमर से, दूसरे लोगों से डिफरेंट प्राइस चार्ज करना। ठीक है, सेम कमोडिटी का या सेम सर्विस का डिफरेंट प्राइस चार्ज करना फ्रॉम डिफरेंट पीपल या कस्टमर इज नोन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या, इट इज ओनली पॉसिबल इन अ मोनोपोली मार्केट, हेंस इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। प्रोफेसर AC Pigou हैज क्लासिफाइड द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इनटू 3 टाइप्स। अब जो हमारे प्रोफेसर है, प्रोफेसर AC Pigou, इन्होंने 3 पार्ट में, ठीक है, 3 डिग्री में 3 टाइप्स में जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को आइडेंटिफाई किया है। क्या क्या है वो, सबसे पहला है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, दूसरा है सेकंड डिग्री और तीसरा है थर्ड डिग्री। ठीक है, फर्स्ट डिग्री मतलब क्या, इफ अ सेलर चार्जेस द डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर, इट इज नोन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। यानी जो सेलर है वो अपने कंज्यूमर के पेइंग कैपेसिटी पे, ठीक है, अपने कंज्यूमर के पेइंग कैपेसिटी को देखते हुए उससे डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है। तो वो क्या है, फर्स्ट डिग्री का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। मतलब सिंपल है यहाँ पे कि माथा देखा और चंदन लगाया, जिसका जितना बड़ा माथा उसका उतना बड़ा आप चंदन यहाँ पे लगा सकते हो। ये क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, यानी जिसकी जितनी पेइंग कैपेसिटी उससे उतना ज्यादा लूट लो। ठीक है, दूसरा है अपना सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री क्या बोल रहा है, इन दिस केस द सेलर चार्जेस वन प्राइस अप टू अ लिमिट ऑफ गुड्स परचेज एंड आफ्टर दैट लिमिट ही चार्जेस द अनदर प्राइस, इट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकेंडरी डिग्री। ठीक है, यानी यहाँ पे एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है, अगर आप इतनी क्वांटिटी लोगे तो आपको ये प्राइस पड़ेगा, इतनी क्वांटिटी लोगे तो ये प्राइस पड़ेगा। ठीक है, ये हमको कहाँ को देखने को मिलती है, लगभग मान लो अपने जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो घर में बिजली आती है उसमें अपने को देखने को मिलती है कि अगर आप इतनी यूनिट्स बर्न करते हो तो इतना पैसा देना पड़ेगा, इतनी करोगे तो ये चार्ज से आपका जो बिल है वो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड डिग्री का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड है अपना थर्ड डिग्री, irrespective of paying capacity of the consumer and quantity of the goods purchased, if a seller charges different prices, it is said to be price discrimination of third degree। अब यहाँ पे सामने वाले की पेइंग कैपेसिटी क्या है नहीं देखना है, कितना गुड्स या सर्विसेज ले रहा है नहीं देखना है, अगर हम फिर भी डिफरेंट लोगों से डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं तो ये कहाँ पे आता है, हमारी थर्ड डिग्री में आता है। फर्स्ट डिग्री क्या था यहाँ पे, पेइंग कैपेसिटी, सामने वाला अमीर है ज्यादा लूट लो। ठीक है, जैसे क्या होता है जो भी टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं वहां पे फॉरेनर्स के लिए ज्यादा पैसा, उनके ज्यादा टिकट का प्राइस होता है, इंडियंस के लिए कम टिकट का प्राइस होता है। क्यों, क्योंकि हमको पता है भैया फॉरेनर है, बाहर से डॉलर लेके आ रहा है, उसको डॉलर को कन्वर्ट करेंगे वैसे ही अपने को कम हो जाएगा, तो इसलिए उनसे पहले ही ज्यादा ले लो। क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। दूसरा, एक लिमिट सेट कर दिया, यहां तक आप लेते हो तो ये प्राइस पड़ेगा, इससे ऊपर जाओगे ये प्राइस पड़ेगा। जैसे कोई भी काम है अगर आप बल्क में कराओगे तो सस्ता पड़ेगा, छोटे में कराओगे तो कम, आपको ज्यादा थोड़ा सा महंगा यहाँ पे पड़ेगा। तो ये हो गया सेकंड डिग्री। थर्ड है इररिस्पेक्टिव कि हम कितना सामान खरीद रहे हैं, हमारी पेइंग कैपेसिटी क्या है, अगर एक जो सेलर है वो डिफरेंट लोगों से डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है, वो क्या हो गया, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री। आई होप आपको तीनों डिग्री अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए कंडीशंस क्या क्या
होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला है डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या मतलब? द मोनोपोलिस्ट चार्जेस हायर प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट इन अ मार्केट वेयर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। ऑन द अदर हैंड ही चार्जेस रिलेटिवली लो प्राइस इन अ मार्केट वेयर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। यानी अगर प्राइस इलास्टिसिटी इलास्टिक होगी तो क्या होगा? प्राइजेस आपको लो चार्ज करेगा। कौन? मोनोपोलिस्ट। और अगर इन इलास्टिक होगी तो हाई प्राइजेस यहाँ पे चार्ज करेगा, ठीक है। दूसरा है टेरिफ बैरियर। टेरिफ बैरियर क्या है? इफ two markets are separated by a tariff wall, the monopolist can follow this principle of price discrimination. For example, a monopolist can sell product at lower prices in foreign market and higher prices in domestic market, ठीक है। टेरिफ बैरियर, टैक्स वगैरह लगा रहे हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट करना पड़ रहा है, तो जहां पे उसको कम पेमेंट करनी वहां पे वो सस्ता देगा, जहां उसको एक्स्ट्रा टैक्स है, कुछ अलग टाइप का उसके ऊपर बर्डन आ रहा है, तो उस जगह में, उस मार्केट में, उस एरिया में वो थोड़ा महंगे प्राइस पे अपना बेचेगा, ठीक है। ठीक है। बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है अपना ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन द मार्केट, ठीक है। एरिया देखते हुए ज्योग्राफिकल डिस्टेंस कितना है उस हिसाब से भी प्राइस यहाँ पे वेरी होंगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो पॉसिबल व्हेन टू मार्केट आर सेपरेटेड फ्रॉम वन एंड अदर बाय ज्योग्राफिकल डिस्टेंस। इन दिस केस द मोनोपोलिस्ट कैन सेल इट्स प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस इन अ डिस्टेंट मार्केट एंड एट हायर प्राइस इन द लोकल मार्केट। तो भैया अगर ज्योग्राफिकल एरियाज अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे मोनोपोलिस्ट क्या अपनी मन मर्जी के हिसाब से कुछ भी प्राइस सेट करके इस चीजों को सेल कर सकता है। फोर्थ है impossibility of resale of a product. If it is not possible on the part of any buyer to resell the product sold by the monopolist, then the monopolist can easily follow the policy of price discrimination. This happens particularly in case of services item. For example, a doctor can charge different fees for rendering similar services to पेशेंट, ठीक है। क्या है यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम लेके वापस रीसेल भी नहीं कर सकते, तो इसका भी फायदा एक मोनोपोलिस्ट उठा सकता है और अपने प्राइस को डिफरेंट लोगों से डिफरेंट यहाँ पे चार्ज कर सकता है। एग्जांपल यहाँ पे डॉक्टर का लिया कि डॉक्टर की अगर मर्जी है तो वो अपने पेशेंट को देखते हुए कि अगर पेशेंट उसका बहुत ज्यादा पैसे वाला है तो सेम ट्रीटमेंट के लिए, सेम ऑपरेशन के लिए उसे हायर फीस चार्ज कर सकता है, वेयर दूसरे से जो उतना ज्यादा बहुत एकदम अपर हायर क्लास का नहीं है उससे वो कम फीस भी चार्ज कर सकता है। नेक्स्ट फिफ्थ है इग्नोरेंस ऑफ द कस्टमर। कस्टमर या कंज्यूमर भी जो है कई बार इग्नोर कर देते हैं, ठीक है यार काम हो रहा है ना, जितना पैसा लग रहा है लगने दो। तो कंज्यूमर की इग्नोरेंस का भी फायदा कौन उठा लेते हैं? मोनोपोलिस्ट। और डिफरेंट लोगों से डिफरेंट प्राइस चार्ज कर लेते हैं। सिक्स्थ है अपना टिपिकल बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। इन सम केसेस अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर कंसिडर हाई प्राइस एज अ इंडिकेटर ऑफ हायर क्वालिटी। सच टिपिकल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर मोनोपोलिस्ट टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये क्या है यहाँ पे? बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। कई लोगों को लगता है कि भैया महंगी चीज ले रहे हैं, महंगी चीज है तो उसमें एकदम क्वालिटी बहुत बेहतरीन ही होगी, ठीक है। बट ऐसा जरूरी नहीं होता है। कई बार जो सस्ती चीजें होती हैं उनकी भी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है, बट लोगों को क्या लगता है कि नहीं यार महंगी है ना तो उसमें कुछ अलग बात होगी, एकदम सुपीरियर क्वालिटी का। इसी का फायदा कौन उठाता है? मोनोपोलिस्ट उठाता है और अपना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो इजीली कर लेता है। तो ये था अपना कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है मोनोपोलिस्ट कंपटीशन मार्केट, जो कि पार्ट बनेगा हमारे अगले लेक्चर का, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा आज का टारगेट था वो यहीं पे खत्म होता है और आज की इस क्लास को मैं यहीं पे करता हूं खत्म। और आपसे मैं बोलता हूं बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में मोनोपोलिस्ट कंपटीशन मार्केट के साथ। तब तक के लिए तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए।